एक गांव में बिरजू ज्ञानी, दीपक नामक के तिनवारा विग्र रेल युवक रहते थे। वह तीनों गांव के एक समोसे की दुकान पर बैठकर सुबह और शाम को समोसे खाते थे। वो समोसे वाले, आज तुमने समोसे में क्या नहीं मिलाया है जो कल की तरह स्वाद नहीं आ रहा है? सुबह से 4 प्लेट समोसे खा गए, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है। तुमने क्या नहीं मिलाया है जो आज स्वादिष्ट नहीं लग रहा है? वो समोसे वाले हम लोग उधारी खाते हैं, इसीलिए तुमने आज समोसे स्वादिष्ट नहीं बनाए क्या? अगर मेरे बनाए हुए समोसे स्वादिष्ट नहीं लग रही है, तो किसी और दुकान पर जाके समोसा खाओ ना। एक तो तुम लोग 1 महीने से उधार खा रहे हो, एक भी पैसे अभी तक नहीं चुकाए हो। कल से मैं तुम लोगों को उधार देना बंद कर दूंगा। अबे वो समोसे वाले तुम्हारे सारे समोसे के पाई पाई चिका देंगे। हम लोग कल से काम करने जा रहे हैं। तुम लोगों की बकवास अब नहीं चलने वाली है। सीधे सीधे बताऊं, तुम लोग मेरे पैसे कब दे रहे हो? अरे समोसे वाले, तुम क्यों चिंता लेते हो? तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा पिछली बार की तरह। क्यों इतनी देर से भौंक रहे हो? चुपचाप से हम लोगों को गर्मा गर्म समोसे खिलाऊं? मैं कुत्ते की तरह भूखा नहीं रहा हूं। तुम लोगों ने खाए हुए सारे समोसे के पैसा लौटा दो। तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। अबे समोसे वाले देखो, हम लोग योजना बना रहे हैं। उस योजना के अनुसार हम लोग रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। तुम क्यों इतना चिंता लेते हो? दिन में मंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दो। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग धरती के बोझ हो। समोसे वाले की बातें सुनकर वह तीनों गुस्से से आग बबूला हो गए और वो समोसे वाले को वह तीनों मिलकर समोसे वाले को खूब पिटाई करता और वहां से चले जाता है। यह तो अजीब दादागिरी है। एक तो मुफ्त में समोसे खाते हैं और पैसे मांगे तो पिटाई करते हैं। मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं गांव के मुखिया से इन लोगों की शिकायत करूंगा। वह तीनों मुखिया के खेतों में जाकर बैठ गए। अरे दीपक, वैसे हम लोग कौन सी योजना बना रहे थे? तुमने तो बताया ही नहीं हम लोगों को। मैं वही योजना की बातें कर रहा हूँ जो कल हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, मैं समझ गया, तुम उसी योजना की बातें कर रहे हो ना, जिसमें हम तीनों में से एक मुखिया की बेटी इंदु को अपनी प्यार की जाल में फंसाएगा। और शादी के बाद मुखिया के सारी संपत्ति का मालिक हो जाएंगे। फिर हम दोनों दोस्त भी उनके घर पर ही रहेंगे। लेकिन मुखिया की बेटी तो हम लोगों को जरा सा भी भाव नहीं दी है। तुमको पता है दीपक, तुमने एक बार मुखिया की बेटी को आइल भयू बोला था तो मुखिया के आदमिनों ने कितना पिटा था, याद है ना तुम्हें? ईश्वर, मुखिया की बेटी इंदु को पटाने के लिए कुछ नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो ज्ञानी, लेकिन मुखिया की बेटी इंदु को पटाएंगे कैसे? दीपक और ज्ञानी में एक तांत्रिक बाबा को जानता हूं, वह एक मायावी तांत्रिक है। क्यों ना हम लोग एक बार उस तांत्रिक के पास चलते हैं। क्या पता मुखिया की बेटी इंदु को पटाने के कोई उपाय मिल सके हम लोगों को। तुम ठीक कह रहे हो बिरजू। हमें एक बार जाकर देखना चाहिए उस तांत्रिक के पास एक बार। बस इंदु हम लोगों की प्यार की जाल में फंस जाए तो हम लोग मुखिया की सारी संपत्ति के मालिक बन जाएंगे हम लोग। उसके बाद वह तीनों लोग उस तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। इधर दीपक के मन में अजीब सी हलचल हो रही थी क्योंकि दीपक मुखिया की बेटी इंदु से सच में प्यार करता था। उसकी संपत्ति से तो ज्ञानी और बिरजू को चाहिए थी। तांत्रिक बाबा, हम लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बाबा, आप उस समस्या का कोई उपाय निकाल दीजिए बाबा। क्या समस्या है बालक, बताऊं? बाबा, मैं ही अपनी गांव की मुखिया की बेटी इंदु से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझसे विवाह करना नहीं चाहता है।
मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बाबा कोई उपाय निकाल। या बाबा। बालक, ईश का एक ही उपाय है। ईश जंगल के बीचों बीच में एक नदी होगा। उस नदी में एक कमल का फूल होगा। उस फूल को तोड़कर तुम उस मुखिया की बेटी को अपना प्रेम का प्रस्ताव रखना। वह जरूर कबूल करेगी। लेकिन उस कमल के फूल को पाने के लिए तुम लोगों को रास्ते में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम लोग उस नदी के पास पहुंच पाओगे और उस कमल के फूल को तोड़ पाओगे। बाबा मैं इंदु को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जाऊं बालक, तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाए। उसके बाद दीपक, ज्ञानी और बिरजू सभी लोग उस तांत्रिक के बताए हुए जगहों पर जाने लगता है। थोड़ी आगे जाने के बाद अचानक से बिरजू जमीन पर लेट जाता है और अरे मुझे पानी दो। मुझे बहुत जोर से प्यास लगे है। मेरे गला सूख रहा है। मुझे पानी पिलाओ। जल्दी से पानी पिलाओ। दीपक, तुम देखो, ईश जंगल के आसपास कोई नदी, कुआं, तालाब कुछ भी है तो उसमें से पानी लेकर आओ, जल्दी से जाऊं और पानी लेकर आऊं। उसके बाद दीपक पानी को ढूंढने निकल जाता है और इधर बिरजू उठकर बैठ जाता है और बोलता है। अरे बिरजू, अभी तो तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। तुम तो प्यास के मारे छटपटा रहे थे। अचानक ठीक कैसे हो गए? अरे ज्ञानी, वह मेरा नाटक था। तुमसे एक जरूरी बातें करना था, इसीलिए मैंने यह नाटक किया। ऐसी कौन सी जरूरी बातें करनी थी मुझसे जो तुम दीपक के सामने नहीं कर सकते थे? ज्ञानी देखो, मुखिया के पास करोड़ों की संपत्ति है। अगर दीपक तांत्रिक बाबा के बताए हुए उस कमल के फूल को तोड़कर इंदु को देगा तो इंदु तो उनसे विवाह कर लेगी। उसके बाद इंदु भी दीपक की हो जाएगी और सारी संपत्ति भी दीपक की हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं, आगे चलकर एक वरासा नदी है, उसमें दीपक को धकेल देंगे। उसके बाद दीपक पानी में डूबकर मर जाएगा और तुम इंदु से तुम विवाह कर लेना और कुछ संपत्ति मुझे भी दे देना। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। हम लोगों ने योजना बनाई थी। उस योजना में कहा गया था कि हम तीनों में से एक इंदु को अपने प्यार के जाल में फंसाएगा और मुखिया की सारी संपत्ति बराबर बराबर फाट लेगा। अरे ज्ञानी, तुम बुधु के बुधु ही रह गए। तुम सोचो, अगर इंदु के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो तुम कितना खुश रहोगे। आखिर तुम भी तो इंदु से प्यार करते हो ना? ज्ञानी भी बिरजू की बातें में आ जाता है। उसके बाद दीपक का भी पानी लेकर आ जाता है। तब फिर से बिरजू नाटक करने लगता है। बिरजू लो में पानी लेकर आ गया। लो पानी पियो। उठो बिरजू। उसके बाद बिरजू पानी पीता है और आगे जाने लगता है, लेकिन बिरजू को चैन नहीं आ रहा था। वह रास्ते भर सोचता रहा कि दीपक से कैसे छुटकारा पाए। यसे ही थोड़ी दूर जाने के बाद बिरजू को एक नदी दिखाई पड़ा। ज्ञानी और दीपक, तुम लोग यहीं पर रुको। मैं उस नदी के पास जाकर देखता हूँ उस नदी में कितना पानी है। इतना बोलकर बिरजू उस नदी के पास चला गया। अरे ज्ञानी और दीपक, तुम लोग भी यहाँ आओ। देखो यहाँ कितना सुंदर नजारा है। बिरजू की बातें सुनकर ज्ञानी दीपक भी उस नदी के पास चले जाते हैं। तीनों दोस्त उस नदी के सुंदर नजारे देख रहे थे। तभी बिरजू चुपचाप से पीछे गया और अचानक दीपक को जोर से धक्का दे दिया और बिरजू ज्ञानी खूब खुशी हुए और आगे की ओर चलने लगे। दूसरी तरफ दीपक नदी में बहता हुआ आ रहा था। तभी अचानक से एक मछुआरा की नजर उस पर पड़ी। अरे यह कौन है जो पानी में बहता हुआ आ रहा है? मुझे इसे बचाना पड़ेगा। तभी मछुआरा दीपक को नदी से बाहर निकालता है। दीपक पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। यह कौन है? इसे मैं जानता तक नहीं हूँ। इसे मैं क्या करूँ? यह तो पूरी तरह बेहोश है। ऐसा करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ। उसके बाद वे मछुआरा दीपक को अपने घर ले जाता है। हाँ, यह तो होश में ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इसे वैद्य को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद मछुआरा वैद्य के पास चले जाते हैं
और उसे बुलाकर दीपक का इलाज कराने लगते हैं। इधर ज्ञानी और बिरजू तेजी से मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। ज्ञानी थोड़ा जल्दी, चलो हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तांत्रिक ने जो कहा था वो है, यही जंगल है। इस जंगल के खत्म होते ही एक नदी आएगा, उसी नदी में वह कमल का फूल रखा होगा। कुछ आगे चलने के बाद बिरजू ने कहा, ज्ञानी, मुझे लगता है यहां थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए ताकि हमारा थकावट दूर हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। उसके बाद बिरजू और ज्ञानी एक पैर के नीचे बैठकर आराम करने लगे। थकान के कारण ज्ञानी जल्द ही गहरी नींद में सो गया, जबकि बिरजू कुछ गहरी सोच में डूबा था। अचानक बिरजू के दिमाग में एक और साजिश चलने लगे। अगर मैं इस ज्ञानी को भी अपने रास्ते से हटा दूं तो इंदु भी मेरी हो जाएगी और उसकी सारी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी। बिरजू के मन में पूरी तरह लालच से भर गया था। बिरजू योजना बनाकर ज्ञानी को चुपचाप पैर में कसकर बांध दिया। लेकिन जैसे ही बिरजू वहां से जाने लगा, वहीं से ही ज्ञानी की आंख खुल गई। ज्ञानी घबराता हुआ बोला, अरे बिरजू, मुझे बांध कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। लेकिन ज्ञानी की बातों की कोई असर नहीं हुआ। बिरजू पर वहां से चला गया। यह धोखेबाज बिरजू मुझे ईश सुनसान जंगल में बांध कर चला गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मेरा क्या होगा? कुछ देर बाद उसे दूर से एक आदमी जाता हुआ दिखाई पड़ा। वो भाई साहब, जरा सा मेरी मदद कर दो। ईश पैर से रस्सी खोल दो। अरे ईश सुनसान, जंगल में तुमको किसने बांध के रख दिया? क्या बताऊं भाई साहब, मेरे अपने ही मित्र ने ही मुझे बांध के चला गया। आप ईश रस्सी को खोल दो जरा। उसके बाद उस अजनबी इंसान ने ज्ञानी की रस्सी खोल दी। ज्ञानी की रस्सी जैसे ही खुली, वैसे ही ज्ञानी दौड़ता हुआ आगे बढ़ने लगे। ज्ञानी मन ही मन सोच रहा था, मुझे जैसे भी करके बिरजू से आगे बढ़ना है और वह कमल के फूल को तोड़ना है। बिरजू भी उस कमल के फूल को तोड़ने के लिए वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी बिरजू को एक आवाज सुनाई पड़ी। अरे बेटे, मेरी मदद करो भगवान। तुम्हारी भला करेगा बेटे। यह लकड़ी की बोझा मेरे घर तक पहुंचा दो। मेरे कमर में अचानक से दर्द होने लगी है, इसलिए मैं लकड़ी का बोझा नहीं उठा सकता हूँ। नहीं, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। तुम लकड़ी का बोझा नहीं उठा सकते हो तो क्यों आए हो? जंगल में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। बेटे, मुझ पर रहम करो। ईश सुनसान जंगल में मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ। कुछ देर बाद अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवर मुझे मार देगा। बेटा, मेरी मदद करो। तुम जीवो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। इतना बोलकर बिरजू वहां से चला गया। उधर ज्ञानी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक से एक आदमिन के आवाज सुनाई पड़ी। उसने देखा एक बहुत बूढ़ा आदमिन एक पेड़ा के नीचे बिठा था। जैसे ही वो बूढ़ा आदमिन ज्ञानी को देखा तो वो बोला, भैया, मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। मैं ईश जंगल में लकड़ी काटने आया था, लेकिन अचानक मेरा कमरा बहुत जोर से दुखने लगा। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे? तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान होगा। अबे बूढ़े, अभी तो मेरे पास सांस लेने के भी फुर्सत नहीं है। अबे तुम अपना रास्ता नाप। बेटा, मुझ पर रहम करो ईश जंगल। मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तुम जीवो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यह कहकर ज्ञानी आगे बढ़ गया। दूसरी तरफ दीपक मछुआरे के घर में बेहोश पड़ा था। बेड के उपचार के कारण 2 दिन बाद दीपक को होश आया। दीपक ने मछुआरे को धन्यवाद करते आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं सारी जिंदगी तुम्हारे एहसानमंद रहूंगा, लेकिन अब मुझे अपने आगे के सफर पे निकलना पड़ेगा। मछुआरे से विदा लेकर दीपक उस कमल के फूल के तरफ चल दिया। जब दीपक जंगल में पहुंचा तो एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ा। ये आवाज किसकी है? मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे मदद करना चाहिए। तभी दीपक की नजर एक बूढ़ा आदमी पर पड़ा। बाबा, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, क्या बताऊं बेटे, मेरा कमर अचानक से बहुत जोर से दुखने लगा है। मैं इस जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था, लेकिन मैं इस लकड़ी को ले जाना ही पा रहा हूं। बताओ बाबा, आपका घर किधर है? मैं आपको घर तक पहुंचा देता हूं। इसी को। उसके बाद दीपक उस बूढ़ा बाबा का लकड़ी उठाकर उसके घर की तरफ जाने लगा। कुछ आगे जाने के बाद वो बूढ़ा बाबा अचानक से गायब हो गया और एक अजीबस आवाज सुनाई पड़ी। बालक, मैं ही तुम्हारा परीक्षा ले रहा था। तुम सफल हो गए जाऊं। तुम जिस कमल के फूल को तोड़ने आए हो, मैं उसे फूल का रक्षक हो जाऊं। तुम्हारी मनोकामना पूरा हो जाएगी। तुम्हारे मित्र ज्ञानी और बिरजू जब उस कमल के फूल को तोड़ने जाएगा तो वही नदी में ही डूबकर उन लोगों की मृत्यु हो जाएगा। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गया। उसके बाद दीपक आगे की तरफ बढ़ गए। इधर ज्ञानी और बिरजू उस कमल के फूल के पास पहुंच गए। अरे धोखेबाज बिरजू, मैंने तो तुमको अपना सच्चा मित्र माना था, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे ज्ञानी, तू कैसे बच गया? तुझे तो मार जाना चाहिए था वो अभी तक, लेकिन तुम बच गया। कोई बात नहीं है, मैं तुमको अभी खत्म कर देता हूं, रुको। ज्ञानी और बिरजू एक आपस में लड़ने लगे। कुछ देर लड़ने के बाद दीपक भी आ चुका। अरे रुक जाओ, तुम लोग क्यों एक आपस में लड़ रहे हो? दीपक को देखकर ज्ञानी और बिरजू चकित हो गया और बोला, अरे दीपक, तुम कैसे बच गए? तुम तो पानी में डूब गया थे ना। तुम दोनों ने तो मुझे मार ही दिया था। शुक्र है उस मछुआरे की जिसने मेरी जान बचाई। वो लोग दीपक की बातें को अनसुना कर वो लोग जैसे ही नदी में पैर रखा वो लोग उसी नदी में डूब गया और उन लोगों की मौत हो गई। मैंने कहा था मेरी बात मान लो, तुम लोगों ने नहीं माना। उसके बाद दीपक उस नदी में गया और उस कमल को फूल को तोड़ लाया और अपने गांव लौट आया। गांव लौटते ही दीपक सीधा मुखिया के घर गया और इंदु से कहा, इंदु, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे इंदु? मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अपने पिताजी से बोला, पिताश्री, मैं दीपक से विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है इंदु, मैं तुम लोगों को कल ही विवाह कर देता हूँ। अगले दिन दीपक और इंदु की विवाह हो गई और वो लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।